गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th ज्योग्राफी में हमारा जो लास्ट हमने जो पढ़ा था चैप्टर 9 द्वितीयक व्यवसायी, उसके बाद में हमारा चैप्टर 10 और चैप्टर 11 जो है वो हमारे सिलेबस जो मिला है हमें बोर्ड के माध्यम से, उसके माध्यम से दोनों चैप्टर हटा दिए। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। इस चैप्टर में से भी पर्यावरण के संबंधित जो सम्मेलन है उन सम्मेलनों को हटा दिया गया है, तो उसको अपन इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो पर्यावरण, अब इसमें टॉपिक में अपन पढ़ते हैं सबसे पहले पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द से हम अच्छी तरह परिचित है कि पर्यावरण क्या होता है। हमारे चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण का अर्थ जो है, पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों परि प्लस आवरण से हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाहरी आवरण, यानी हमारे चारों ओर जो आवरण है, अर्थात हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक आवरण, वही वास्तविक और अर्थ में क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अंग्रेजी में पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहा जाता है। जीव जिस वातावरण या परिस्थितियों में निवास करता है या रहता है उसे उसका पर्यावरण कहा जाता है। जिस परिस्थितियों में हम रहते हैं वो हमारा पर्यावरण है। दूसरे स्थान की अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति रहता है या कोई जीव रहता है तो वो उसके लिए उसका पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण में जीवों के जीवन यापन हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती है। जैसे हम यहाँ पे जिस क्षेत्र में हम निवास कर रहे हैं तो यहाँ हमारे लिए प्राकृतिक सुविधाएं, हवा है, पानी है, तो ये चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध रहती है। तो पर्यावरण में जीवों के जीवन यापन हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती है। हवा, पानी, खाद्यान्न, आवास और प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ वायु, तापमान, प्रकाश या नमी जैसी कई अन्य गौण सुविधाएं भी अपने आप प्राप्त हो जाती है। जैसे अपन बात करते हैं कि तापमान, तो तापमान के साथ साथ धरातल पर अपने को नमी प्राप्त होती है। तो इस नमी के साथ अब ये नमी कब तक रहेगी, जब तक तापमान इस पर नहीं गिरता है। जैसे तापमान आता है तो नमी वहाँ से कम हो जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी होती है, नमी के साथ साथ अपने को तापमान जैसे ही गिरता है तो ये नमी ऑटोमेटिक क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो एक दूसरे से लिंक होती है। तो वायु, तापमान, प्रकाश या नमी जैसी कई अन्य गौण सुविधाएँ अपने आप अपने को प्राप्त हो जाती है। जैसे श्वास लेने हेतु ऑक्सीजन अपने को अपने आप प्राप्त होती है। नदियों में स्वच्छ जल अनादिकाल से इस पृथ्वी पर आज भी नदियों के माध्यम से अपने को स्वच्छ जल प्राप्त होता आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक होती है वो अपने आप ही अपने को प्राप्त होती है। प्राकृतिक संसाधन प्रारंभ से ही मानव विकास के आधार रहे, परंतु पिछले 200 वर्षों में, यानी पहले से हम प्रारंभिक जीवन से बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही हमारा जीवन यापन चल रहा है और आज भी चलता आ रहा है। आज भी प्राकृतिक संसाधनों में अगर बात करें कि प्रकाश है, ये चीज़ें अपने को कहाँ से प्राप्त होती है, ऑटोमेटिकली प्रकृति अपने को उपलब्ध करवाती है। हवा है, ये प्रकृति से प्राप्त होती है। जल है, ये प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। तो ये चीज़ें मानव जीवन के लिए आवश्यक, कितनी आवश्यक है अपने सभी को पता है। लेकिन क्या हुआ, पिछले 200 वर्षों में जनसंख्या के दबाव, अब जनसंख्या जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ा, जनसंख्या बढ़ती गई तो इन संसाधनों पर भी दबाव बढ़ने लगा। तो इस प्रकार इनके स्वरूप और अस्तित्व पर क्या होने लगा, खतरा मंडराने लगा। यानी ये संसाधन जो थे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों पर खतरा हुआ तो धीरे धीरे ये चीज़ों में, जैसे अपन बात करते हैं कि अपने को ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से प्राप्त होती है, प्रकृति, वनस्पति से या प्रकृति से। अब वनस्पति अगर नष्ट करेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो मानव के लिए क्या होगी, एक खतरा उत्पन्न करती है। तो जनसंख्या के दबाव के कारण इनका दोहन इस प्रकार बढ़ा है कि इनके स्वरूप और अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा और पर्यावरण जीवों को प्रभावित करता है और जीव क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो ये तो हमारा पर्यावरण शब्द का अर्थ है। उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं उनके अनुसार पर्यावरण की परिभाषाएं देखते हैं कि पर्यावरण की क्या परिभाषा है उनके द्वारा दी। CP पाई महोदय के अनुसार मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। इसने कहा है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर, जैसे कोई भी मानव एक स्थान पर निवास करता है, अब इसके आसपास जिन परिस्थितियों से वो घिरा होता है, वो घिरा हुआ चारों तरफ इसके जो आवरण होता है वही आवरण क्या कहलाता है, उसके पर्यावरण कहलाता है। तो परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। फिर दूसरा था बोरिंग महोदय के अनुसार एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी जब बालक जन्म लेता है तब से लेकर जब उसकी मृत्यु होती है वृद्धावस्था के बाद में, तब तक वो प्रकृति उसको प्रभावित करती है। तो उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो सारे के सारे पर्यावरण से संबंधित होते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम नहीं है। केवल हम बात करें कि हवा ही केवल हवा से ही काम चल जाए
तो हवा से हमारा काम नहीं चलेगा। यानी सारी जो प्राकृतिक चीज़ें जो मानव के लिए आवश्यक होती है वो सभी चीज़ें मिलकर के एक पर्यावरण का निर्माण करती है। तो पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम न होकर उन समस्त दशाओं या तत्वों का योग होता है जो मानव के जीवन और विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करने का कार्य करती है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण विद्वानों के अनुसार परिभाषा है। उसके बाद में हम बात करते हैं पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में कि पर्यावरण से संबंधित हमारे क्या समस्याएं बनी रहती है। तो पर्यावरणीय समस्याएं, पहले समस्याएं पढ़ते हैं फिर इनके समाधान देखते हैं। तो मानव का सृष्टि की उत्पत्ति से ही, मानव यानी जब सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही मानव और प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। पृथ्वी पर मानव के जन्म के साथ ही उसकी आवश्यकताओं का भी जन्म हुआ। जैसे ही मानव जन्म लेता है तो उसकी आवश्यकताएं भी जन्म लेती है। तो आदि मानव का तो जीवन पूर्णतः किस पर निर्भर था? पूर्ण रूप से वो प्रकृति पर, यानी प्रकृति में उसका पालन पोषण प्रकृति करती थी और जंगलों में निवास करता था, वहीं पर उनका आवास था, वहीं से वो भोजन प्राप्त करता था। तो आदि मानव जो था वो तो पूर्ण रूप से प्रकृति पर डिपेंड था। मानव ने अपने भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अनेक कल कारखानों का उद्योगों का विकास किया। मानव ने क्या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आरामदायक जीवन जीने के लिए उसने क्या किया? अनेक प्रकार के कारखाने और उद्योग संचालित किए। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो छोटे छोटे ग्राम थे वो नगरों में कन्वर्ट हो गए और जो नगर थे वो महानगरों में कन्वर्ट, यानी जनसंख्या लगातार बढ़ती गई और इनका आकार भी बढ़ता गया। तो आकार के आधार पर नगर महानगर हो गए और ग्राम थे वो नगर में कन्वर्ट हो गए। तो तेजी से इस जनसंख्या का विस्तार हुआ। संपूर्ण मानव समाज ने अपनी उत्पत्ति, जब प्रारंभ मानव का जन्म से लेकर के 1950 तक जितना प्रकृति का उपयोग किया है या हानि पहुंचाई, यानी जितना उसने दोहन किया है प्रकृति का, जितनी मात्रा में प्रकृति का उसने यूज किया है, उसका उपयोग किया है, हानि पहुंचाई, उतना तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1950 से लेकर 2000 के, इसने कहा है कि हम अगर संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व ने मानव जन्म के साथ, मानव जन्म से 1950 तक की अगर बात की जाए तो मानव ने जितना प्रकृति का यूज किया है, किसकी बात कर रहे हैं? विश्व की। विश्व के मानव ने जितना इस प्रकृति का यूज किया है, दोहन किया है, या अपन कह सकते हैं हानि पहुंचाई है। यानी हानि का मतलब इससे खनिजों का दोहन किया प्रकृति से। तो जितने खनिज संपूर्ण विश्व ने जन्म से लेकर 1950 तक, मानव की उत्पत्ति से लेकर 1950 तक किया है, तो इन्होंने कहा है कि उतना तो अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने 1950 से 2000 जितना संपूर्ण विश्व के लोगों ने किया, उतना तो अमेरिका ने केवल इन 50 वर्षों में ही इतना दोहन कर लिया प्रकृति का। तभी तो आज वो विकसित राष्ट्रों की कगार में खड़ा हुआ है। तो 50 वर्षों में उसके द्वारा संपूर्ण विश्व एक तरफ, और जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो अमेरिका 50 वर्षों में उतना दोहन कर चुका है जितना कि संपूर्ण विश्व के लोगों ने पिछले जन्म से लेकर आज 1950 तक किया है। इन 50 वर्षों में अमेरिका ने इतना दोहन किया है, इतना प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। मानव समाज प्रकृति से सामंजस्य रखने के स्थान पर क्या करता है? प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी प्राप्त करने की धारणा बन गई है। इसका कुप्रभाव ये हुआ कि दोनों के संबंध क्या हुआ? प्रकृति और मानव के संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगे और मानव की भोगवादी, भोगार्थ, मानव की जो सुख प्राप्त करने की जो इच्छाएं थी, वो प्रकृति के शोषण की धारणा बन गई। मानव अपने आप को सुख प्रदान करने के लिए क्या करता है? प्रकृति का दोहन करता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। तो आज हर प्रकार से वो क्या करना चाहता है? प्रकृति को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास कर रहा है। अब उसी के जीवन के लिए आज धीरे धीरे क्या होती जा रही है? भयंकर समस्याएं बनती जा रही है। आज वर्तमान में अपन देखते हैं हमारा जो टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग की जो घटनाएं, लगातार ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान जो बढ़ता जा रहा है, वो हमारी प्रकृति जैसे जैसे नष्ट हो रही है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, और वही तापमान मानव के लिए क्या होता जा रहा है? घातक बनता हुआ जा रहा है। तो भयानक रूप से समस्या मानव के सामने आ खड़ी हुई है। मानव और प्रकृति के मध्य असंतुलन बढ़ने से, अब मानव और प्रकृति के मध्य संतुलन जैसे जैसे बिगड़ता गया, उसी से आए दिन प्राकृतिक प्रकोप के रूप में भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा वर्षा, अनावृष्टि यानी बिल्कुल सूखा जैसी आपदाएं लगातार मानव के लिए क्या है? एक समस्याएं लेकर आ रही है। अब ये प्रकृति के साथ अगर मानव का सामंजस्य अच्छा होता तो ये प्राकृतिक आपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे अपन बात करें भूकंप, अब मानव ने क्या किया? ये धरातल है, एक क्षेत्र जो है वहाँ से खनन करते करते वो इतनी गहराई में पहुँच गया, तो प्रकृति के अब यहाँ से जितना मलबा निकाला उसने किसी दूसरे स्थान पर क्या किया? उसका ढेर जमा दिया। यहाँ पर तो क्या हुआ? दबाव कम हो गया और यहाँ पर दबाव बढ़ गया। तो यहाँ पर दबाव बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? यहाँ से
नीचे की ओर दबाव बढ़ा क्योंकि इसके ऊपर उसने क्या किया, पूरा मलबा निकाल के यहाँ, तो इस क्षेत्र में तो दबाव बढ़ गया और इस क्षेत्र में दबाव क्या हो गया, कम हो गया। अब कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है वो चट्टानों में क्या हुआ, चट्टानें टूटने लगी और टूटने से क्या हुआ, पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हुआ जिससे भूकंप की उत्पत्ति। और इस भूकंप की उत्पत्ति से नुकसान क्या हुआ कि इस धरातल पर जितने मानव निवास कर रहे थे उनके जितने आवास थे वो आवास क्या हो गए, दरारें आ गई, टूट गए, बहुत सारे व्यक्ति मारे गए। तो ये प्रकृति के साथ जैसे जैसे हम खिलवाड़ करते जा रहे हैं उसी प्रकार प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए क्या करती है, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देती है। ज्वालामुखी उद्गार है वो भी इसी का एग्जाम्पल है कि ये जो परत थी इतनी भारी थी और कठोर थी कि मानव ने इसका खनन किया और ये परत कमज़ोर हुई तो आंतरिक भाग से जो लावा मैग्मा था वो मैग्मा धरातल पर प्रकट हो गया। अब जिस क्षेत्र में वो प्रकट हुआ उस क्षेत्र में सब कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे सबको उसने नष्ट कर दिया। नष्ट करने का कारण कि यहाँ से निकला हुआ जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, लिक्विड अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में होता है और इतना गर्म होता है कि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो आसपास जो वनस्पति होती है वो वनस्पति सब कुछ नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर उसका तापमान इतना ज़्यादा होता है, धरातल पर लिक्विड अवस्था में आता है और वो यहाँ जमा होता है। तो जमा होते यहाँ पर जितनी वनस्पति जीव जंतु आवास थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए। तो इस प्रकार ज्वालामुखी उद्गार से हम बोलते हैं कि हमारा जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है वो पूर्ण रूप से ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। ये धीरे धीरे मानव के लिए समस्याएं बनती जा रही है। यही नहीं, मानव जीवन पर अनेक तरह के संकट मंडरा रहे हैं। इन्हें सबके कारण, इन्हीं सभी समस्याओं के कारण आज हर रोज़ नई व्याधियाँ, नई बीमारियाँ सामने आ रही है। ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो जाती है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता ये बीमारी कहाँ से हो गई। तो प्रकृति के साथ जितना हम खिलवाड़ करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही है। भोजन श्रृंखला पर बढ़ता दबाव, मौसम तंत्र में आंशिक परिवर्तन। पहले एक फिक्स था कि जून के अंतिम सप्ताह में वर्षा होती है, अब पता ही नहीं चलता, जून का अंतिम सप्ताह निकल जाता है, जुलाई निकल जाती है, अगस्त निकल जाती है और बारिश नहीं होती, यानी सूखे की स्थिति बन जाती है। तो इसी कारण से होता है। तो मौसम तंत्र में लगातार परिवर्तन, फसल चक्र में परिवर्तन। आज फसलें जो उत्पादित कर रहे हैं वो रासायनिक खादों की वजह से हम उत्पादित कर रहे हैं, तो धीरे धीरे भूमि का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, उत्पादन कम होता जा रहा है। अम्लीय वर्षा लगातार हमारे बढ़ते हुए कारखाने जो है ये जो CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसों का उत्सर्जन करते हैं, उससे हमारा पर्यावरण क्या होता है, हमारा वायुमंडल दूषित हो रहा है और जो होने वाली जो वर्षा है वो उससे दूषित होकर अम्लीय वर्षा के रूप में धरातल पर पहुंचती है। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी लगातार बढ़ता हुआ तापमान। ओजोन परत लगातार क्या होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। बंजर भूमि और प्रदूषण, ये इन चीज़ों में क्या होती जा रही है, वृद्धि हो रही है। मरुस्थलीकरण लगातार हो रहा है। जैसी अनेक पर्यावरणीय और उससे जनित समस्याएं मानव सभ्यता को क्या कर रही है, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रही है। धीरे धीरे हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर होती जा रही है। इन समस्याओं से कमोबेश, अब ये समस्याएं पर्टिकुलर कोई एक देश की समस्या है नहीं, इससे संपूर्ण विश्व प्रभावित है और इससे बचने के रास्ते आज वर्तमान में संपूर्ण विश्व इससे बचने के लिए जो रास्ते तलाश रहा है। अब वो रास्ते तलाशने के लिए हम बात करते हैं कि इसी चैप्टर में जो हमारे सम्मेलन वाला जो टॉपिक है वो सम्मेलनों का आयोजन इसीलिए होता है कि इन समस्याओं से हम किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। तो सम्मेलनों का आयोजन जिसमें संपूर्ण विश्व के देश भाग लेते हैं, तो उसके साथ साथ ये समस्याएं लगातार कहीं ना कहीं हर देश को प्रभावित कर रही है। इस पाठ में हम पर्यावरण प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत क्षरण, ग्रीन हाउस जैसे पर्यावरणीय समस्याओं के महत्वपूर्ण पक्षों का अध्ययन अलग अलग हम इसमें पढ़ेंगे कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ओजोन परत कैसे क्षीण हो रही है और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। हमारा लगातार पर्यावरण किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है वो चीज़ें आज हम देखते हैं इसमें। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जब मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, उनका विस्तार हुआ, तो तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का और ज़्यादा मात्रा में दोहन करना प्रारंभ किया। औद्योगिक और तकनीकी विकास जैसे हथियारों के सहारे मानव ने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति या प्रकृति और जनसंख्या के दबाव में प्रकृति का क्या किया, अनियंत्रित दोहन किया। अनियंत्रित का मतलब हमें आवश्यकता तो केवल इतनी चीज़ की है और हमने साफ दोहन कर लिया पूरे क्षेत्र का। दोहन का मतलब पूरे क्षेत्र से हमने खनिज जितने निकलने थे सारे निकाल लिए, जब हमें आवश्यकता ही नहीं थी तो निकालना ही नहीं चाहिए था। लेकिन किस लिए कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा खनिज आए, एक्स्ट्रा जो तत्व हमने निकाले, उन तत्वों को हम बाहर निर्यात करते हैं और उससे धन प्राप्त करने के लिए, कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम इस प्रकार के कार्य करते जा रहे हैं। तो मानव ने अपने हथियारों के सहारे, अपनी टेक्नोलॉजी के सहारे, अपनी स्वार्थी प्रकृति और जनसंख्या के दबाव में प्रकृति का अनियंत्रित दोहन किया और हर बड़े नगर के साथ एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो गया। हर बड़े नगर के पास में एक औद्योगिक क्षेत्र, यानी औद्योगिक का मतलब
फैक्ट्रियाँ स्थापित हो गई। इन उद्योगों से निकलने वाले, अब ये जो उद्योग, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, इन उद्योगों से क्या होता है, बहुत सारे अपशिष्ट निकलते हैं। अपशिष्ट का अर्थ होता है कचरा, गंदगी, पर्यावरण, जैसे पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जो एक उद्योग स्थापित करते हैं तो उससे क्या होता है, वेस्ट पानी भी निकलता है जिसमें अनेक प्रकार के केमिकल मिले होते हैं। वहाँ से CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है, अन्य गैसों का उत्सर्जन होता है, और ये सारे जो खराब जल निकलता है वो तो हमारी भूमि को प्रदूषित कर रहा है, तो वो भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ से निकलने वाली गैसें वायुमंडल में पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। तो एक ही औद्योगिक क्षेत्र से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। हर बड़े नगर के साथ एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ और इन उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषण नामक समस्या का जन्म हुआ। पर्यावरणीय प्रदूषण आज सिर्फ क्षेत्रीय, देशीय समस्या न होकर, अब क्षेत्रीय का अर्थ तो केवल पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं, न एक देश की समस्या है, ये संपूर्ण विश्व की समस्या है। आज हम कहें कि साहब इसने पोल्यूशन ज़्यादा किया है, भारत की बात करें कि भारत के साहब दिल्ली ने जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण का प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ रहा है, इसके तो जिम्मेदार आप। तो ये नहीं कि दिल्ली वाले इसके लिए, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन दिल्ली वाले तो जिम्मेदार है, वो इस चीज़ को भुगतेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको भी इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सभी को मिलजुल कर क्या करना पड़ेगा, इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो समस्याएं हैं ये सर्वव्यापी रूप ले चुकी है, यानी संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। कई विकासशील और विकसित देशों के महानगरों में तो शुद्ध वायु और स्वच्छ पेयजल आज प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे नगर, महानगर है, बहुत सारे ऐसे देश है जिनमें आज न तो शुद्ध वायु प्राप्त हो रही है और न ही शुद्ध जल की प्राप्ति हो रही है। तो ये इस प्रकार से पर्यावरण हमारा लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। अब प्रदूषण का अर्थ और परिभाषा देखते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं और प्रदूषण क्या होता है वो चीज़ और देखते हैं। प्रदूषण अंग्रेजी शब्द के पॉल्यूशन का अनुवाद है, जो मूल रूप से लैटिन भाषा के पोल्यूटस से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, दूषित करना, नो मेक अनक्लीन, टू मेक अनक्लीन। तो ये इस प्रकार के जो शब्द है, इसका प्रदूषण का अर्थ क्या हुआ, पॉल्यूशन जो शब्द है उस अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पॉल्यूशन। और ये जो अंग्रेजी का पॉल्यूशन है वो लैटिन भाषा के पोल्यूटस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दूषित करना, टू मेक अनक्लीन, मेक यानी बनाना, अनक्लीन यानी साफ सफाई नहीं करना। तो वायु, जल और मृदा के भौतिक, अब इसमें प्रदूषण की परिभाषा है, ये अंडरलाइन कर लेना इसको, कि वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला अवांछित, यानी जिसको हम नहीं चाहते, होने वाला अवांछित परिवर्तन मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। या अपन बोल सकते हैं कि हमारे जो काम में आने वाले जो तत्व है उन तत्वों में अवांछित परिवर्तन, अवांछित का अर्थ जो हम नहीं चाहते ऐसा परिवर्तन अगर उसमें हो रहा है तो वो प्रदूषण कहलाता है। तो अवांछित परिवर्तन को हम प्रदूषण कहते हैं। ये E.P. ओडम महोदय के अनुसार प्रदूषण की परिभाषा दी हुई है। अब बात करते हैं अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अनुसार वायु, जल और पृथ्वी, वायु, जल और पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन, जिससे मनुष्य, अन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों को क्या होता जा रहा है, क्षति पहुँचती है, नुकसान होता है, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति के अनुसार वायु, जल और पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन जो मानव के लिए लाभदायक नहीं है, यानी नकारात्मक नेगेटिव परिवर्तन जो है वो प्रदूषण कहलाता है। ऐसे अवांछनीय पदार्थ जो पर्यावरण के किसी भी मूल तत्व, ऐसे कोई सा भी अवांछनीय जो हमें मानव या जीव के लिए आवश्यक नहीं होता है, वो अवांछनीय पदार्थ क्या होता है, मानव के काम में आने वाली वस्तुओं में मिला दिया जाता है तो प्रदूषित हो जाती है। तो किसी मूल तत्व में अपनी उपस्थिति से उसे परिवर्तित कर देती है या प्रदूषण फैलाते हैं तो उसे प्रदूषक कहा जाता है। अब प्रदूषक शब्द अलग होता है और प्रदूषण अलग होता है। प्रदूषक और प्रदूषण, इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे यहाँ अपन बात करें जल प्रदूषण की, इस जल में कोई ऐसा केमिकल मिला दिया जाए कि उसके बाद में वो मानव उपयोगी नहीं रहता जल, तो जो केमिकल मिलाएंगे वो केमिकल क्या कहलाएगा, प्रदूषक कहलाएगा। यानी इस जल को प्रदूषित करने वाला प्रदूषक कौन है, केमिकल। तो इस प्रकार का जो केमिकल या कोई भी अवांछित तत्व जो इस जल में मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रदूषक कहलाता है। यानी कौन से प्रदूषक से हमारा जल दूषित हुआ तो वो प्रदूषक है। और ये प्रदूषित यानी प्रदूषण किससे होगा,
कोई भी अवांछित तत्व हमारी आवश्यकता वाली वस्तुओं में मिल जाता है तो प्रदूषण कहलाता है। ऐसे अवांछनीय पदार्थ जो पर्यावरण के किसी भी मूल तत्व में अपनी उपस्थिति से परिवर्तन कर देते हैं वो प्रदूषण फैलाते हैं, उसे प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषण सभी प्रकार के जीवों के लिए क्या होता है, हानिकारक होने के साथ साथ अजैविक संसाधनों को भी भारी मात्रा में क्षति पहुंचाते हैं। अजैविक संसाधन भी धीरे धीरे से क्या होता है, संसाधन जो अजैविक अर्थ हमारे धरातल पर उपलब्ध, जैसे अजैविक में अपन बात करें जैसे भूमि है, लगातार ये भी प्रदूषित होती जा रही है। तो ये प्रदूषित होगी तो हमारे को खाद्यान्न कहाँ से प्राप्त होगा, खाद्यान्न, तो ये भूमि भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट होती जा रही है। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार। वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के जीवन युक्त भागों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, यानी स्थल, जल और वायु तीनों तत्वों से मिलकर के जिस मंडल का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, जैवमंडल। अब जैवमंडल में स्थल, जल और वायु तीनों का कंबाइंड रूप जो होता है उसको अपन जैवमंडल, यानी तीनों में से आप एक चीज़ को हटा के देख लो, क्या जैवमंडल संभव है? क्या तीनों में से अगर किसी एक चीज़ को अगर हटा दिया जाए तो क्या इस धरातल पर जीवन संभव है? आप जल को हटा दो, स्थल और वायु से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। जल और वायु रख लो, स्थल को हटा दो तो रहेगा कहाँ मानव? तो हर चीज़, तीनों चीज़ों का मिला जुला जो रूप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जैवमंडल कहा जाता है उसको। इसी जैवमंडल में उपलब्ध सभी प्राकृतिक तत्वों को प्राकृतिक पर्यावरण का नाम दिया जाता है। इस जैवमंडल में जो उपलब्ध प्राकृतिक तत्व है, यानी जो प्रकृति अपने को उपलब्ध करवाती है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन ने क्या नाम दिया, प्राकृतिक पर्यावरण का नाम दिया है। मानव द्वारा की गई समस्त प्रकार की गतिविधियों, अब मानव द्वारा जो कार्य किया जाता है और उससे जो वेस्टेज निकलता है, उससे जो कचरा निकलता है, उस कचरे को हम किसी चीज़ में मिल जाता है तो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। तो प्राकृतिक गतिविधियों से बने प्रदूषकों ने जैवमंडल के इन सभी भागों को प्रभावित किया है। जैवमंडल के स्थल मंडल को प्रभावित किया, यानी भूमि को प्रदूषित किया है, जल को प्रदूषित किया है और वायु को प्रदूषित किया है। मानव द्वारा एक कारखाना खोला जाता है, मानव द्वारा एक उद्योग स्थापित किया जाता है। अब ये इस उद्योग से निकला हुआ जल तो क्या करता है, अपने स्थल मंडल को प्रदूषित करता है, अपने धरातल को प्रदूषित करता है। इससे जो अब जल या इस भूमि के साथ साथ यहाँ से निकला हुआ जो केमिकल युक्त जल है वो किसी नदी में या समुद्र में जाकर मिलता है या समुद्र या झीलों में जाकर मिलता है तो वहाँ के जल को भी क्या कर देता है, वो प्रदूषित कर देता है। इससे निकला हुआ जो धुआं है वो धुआं क्या करता है, अपने वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो ये एक जो उद्योग होता है, मानव द्वारा की जाने वाली एक क्रिया होती है, वो सभी चीज़ों पर अपना दुष्प्रभाव दिखाती है। प्रदूषकों ने जैवमंडल के इन सभी भागों को प्रदूषित किया है। प्रदूषक की प्रकृति के आधार पर, अब हम बात कर रहे हैं आगे कि प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर प्रदूषण को अनेक भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा जिसको भूमि प्रदूषण भी कहा जाता है, वाहन प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़े कचरे से प्रदूषण, समुद्रीय प्रदूषण, घरेलू अपशिष्ट के कारण प्रदूषण और अन्य कारणों से होने वाला जो प्रदूषण है। इस प्रकार से टोटल 12 प्रकार के प्रदूषण इसमें बताए हुए हैं। अब 12 में से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ अपन इसमें देखते हैं। सबसे पहले कि वायु प्रदूषण, समस्त जीव जगत के लिए वायु आज आवश्यक है। शुद्ध वायु का हमें मानव जीवन के लिए शुद्ध वायु का प्राप्त होना आवश्यक माना गया है। उसके बिना क्या जीवन संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। वायुमंडल में विद्यमान सभी गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती है। वायुमंडल में हमारी जो गैसें पाई जाती है वो एक निश्चित अनुपात के अंतर्गत पाई जाती है। अगर उस अनुपात में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है तो उसका दुष्प्रभाव जैवमंडल को भुगतना पड़ता है। जैसे नाइट्रोजन जो है वो कितनी 78.08% हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन। फिर उसके बाद में अगर बात करें ऑक्सीजन तो ये 20.94%। उसके बाद में ऑर्गन की अगर बात की जाए तो 0.93%। ऑर्गन जो गैस है 0.93%। अगर इन तीनों को जोड़ते तो कुछ मात्रा में जो कुछ पॉइंटों में जो गैस बची हुई है वो शेष अन्य गैसें जो होती है वो पाई जाती है। 94 और 78 कितने हो गए? ये दोनों कितने हो गए? 99.02, 99.2। और अगर इसको इसमें जोड़ दिया तो इसमें 99.02 तो ये कितने हो गए? 99.95। तो ये जो 0.0
जो 0.5% जो है वो कौन सी गैसें होती है? अन्य गैसें। अन्य गैसों में सारी गैसें आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फिर उससे कम मात्रा में ऑक्सीजन, और उसके बाद में ऑर्गन, और फिर बाकी के 0.5% में जो है वो अन्य गैसें पाई जाती है। अब इनके प्रतिशत में परिवर्तन होगा तो इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा? मानव के ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% और अन्य गैसों की मात्रा 0.02%। ये जो अपन बात कर रहे हैं लास्ट के 0.5%, उसमें 0.3 तो किसकी आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड, और शेष बची 0.2 है, उसमें अन्य सारी गैसें शामिल की जाती है। इस अनुपात में थोड़ा भी परिवर्तन वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था को क्या कर देता है? प्रभावित करता है, जिसका परोक्ष और अपरोक्ष प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? जैवमंडल पे, जीव जगत पे पड़ता है। वायु प्रदूषण को स्रोत के आधार पर, यानी प्रदूषण क्या करने वाले तत्वों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक प्रदूषण और अप्राकृतिक प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण में ये प्रकृति की देन है, ज्वालामुखी उद्गार से निकला हुआ जो पदार्थ होता है, जब वो, अब ज्वालामुखी उद्गार तो कोई मानव तो उसको रोक भी नहीं सकता, तो प्रकृति का जो उद्गार होता है उस उद्गार से जो प्रदूषण फैलता है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रदूषण। धूल भरी आंधियाँ चलती है, क्या मानव चलाता है? तो मानव उसको भी नहीं चलाता है, तो इस कारण वो भी प्राकृतिक प्रदूषण का पार्ट है। तूफान आते हैं, दवानरें, कई बार जंगलों में आग लग जाती है, या पहाड़ों पर कई बार क्या होता है? पहाड़ भूस्खलन वाली जो घटनाएं घटित होती है, तो ये ऐसी घटनाएं जो प्रकृति द्वारा होती है, तो इनको प्राकृतिक क्रियाओं से होने वाला प्रदूषण कहा जाता है। अप्राकृतिक क्रियाओं में वायु को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? मानव का। घरों में जलाने वाला ईंधन, उद्योग, परिवहन साधन, धूम्रपान, रसायनों का उपयोग, रेडियोधर्मिता जैसे अनेक प्रकार के जो प्रदूषण है वो सारे प्रदूषण क्या कहलाएंगे? अप्राकृतिक प्रदूषणों का पार्ट माना गया है। अब वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वायु प्रदूषण से कौन कौन से दुष्प्रभाव मानव जीवन पर या जैवमंडल पर पड़ते हैं। यहाँ तक का आप कंप्लीट करके लाना। थैंक यू।